दशहरा कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने दिया बड़ा बयान। कहा, 17 नवंबर को भ्रष्टाचार और अत्याचार के रावण का करना है दहन। तो वहीं सीएम भूपेश ने कहा कि किसी व्यक्ति में अगर अहंकार आ जाए तो होता है उसका नाश। साथ ही सीएम ने मतदान में सभी प्रदेश वासियों से की ज्यादा से ज्यादा भाग लेने की अपील। दंतेवाड़ा के बारसूर ब्लॉक अध्यक्ष अमूलकर नाग को कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी छविंद्र कर्मा के खिलाफ चुनाव लड़ना पड़ा महंगा। कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने पर ब्लॉक अध्यक्ष को जिला कांग्रेस कमेटी ने 6 वर्ष के लिए कर दिया है निलंबित। मुंगेली जिले से जिला पंचायत सभापति और कांग्रेस नेत्री अंबालिका साहू ने पार्टी से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी में लिया प्रवेश। उन्होंने भाजपा प्रभारी ओम माथुर से दिल्ली में मुलाकात कर भाजपा की ली सदस्यता। कांग्रेस पार्टी से टिकट नहीं मिलने से नाराज कांग्रेस नेत्री ने थामा बीजेपी का दामन। रायपुर के बीटीआई ग्राउंड में दिखे दो रावण, जिसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जमकर हुई बयानबाजी। दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे पर लगाया आरोप प्रत्यारोप। इन सब के बीच जनता को काफी परेशानियों का करना पड़ा सामना। राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने से लेकर 23 अक्टूबर तक की स्थिति में 30 करोड़ 52 लाख से ज्यादा की अवैध धन राशि और वस्तुएं की गई है जब्त, जिसमें 8 करोड़ 13 लाख रुपए की नगद राशि है शामिल। प्रदेश में निगरानी दलों की सघन जांच की कार्रवाई लगातार है जारी। राजधानी के आजाद चौक थाना क्षेत्र में आचार संहिता के बीच बदमाशों ने चाकूबाजी की घटना को दिया अंजाम। आरोपियों ने पुरानी रंजिश को लेकर देर रात घर में घुसकर चाकू से हमला कर 2 महिला समेत 4 लोगों को किया घायल। वहीं पुलिस ने आरोपियों को कर लिया है गिरफ्तार। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के मानपुर औंधी मुख्य मार्ग में नक्सलियों ने बैनर टांग कर चुनाव बहिष्कार का किया ऐलान। लगातार दूसरे दिन नक्सली बैनर पर्चे मिलने से इलाके में दहशत का है माहौल। बता दें कि बीजेपी नेता बिरजू तारम की हत्या के बाद से लगातार मिल रहे हैं नक्सली पर्चे। सूरजपुर बनारस मुख्य मार्ग पर बस और बाइक की हुई जबरदस्त टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही हुई दर्दनाक मौत। मृतकों की अभी तक नहीं हो पाई है शिनाख्त। भटगांव थाना क्षेत्र की है घटना। फिलहाल मामले की जांच में जुटी है पुलिस। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए अपनी पहली सूची जारी कर दी है। अपने 30 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट में 8 विधायकों के टिकट काटकर बताया है कि कांग्रेस किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करने वाली। बताया जा रहा है कि दूसरी लिस्ट में 2 दर्जन और ऐसे विधायकों का नाम है जिनका नाम कटना लगभग तय है। पहली ही लिस्ट में कांग्रेस ने अपने 11% विधायक को
किनारा किया है, यानी उनका नाम काट दिया है। अगर रुद्र गुरु को छोड़ दिया जाए तो वर्तमान सरकार में सारे मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष को दोबारा उन्हीं सीटों से मौका दिया गया है, यानी पूरी सरकार को कांग्रेस ने एक तरह से रिपीट ही किया है। पहले चरण के चुनाव के लिए कांग्रेस ने 20 में से 19 सीटों पर प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। इसमें बस्तर संभाग की 12 में से 11 और राजनांदगांव लोकसभा की सभी 8 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए गए हैं। इन्हीं सीटों पर पहले चरण में वोटिंग होनी है। इसमें कोई भी ऐसा नाम नहीं है जो चौंकाने वाला हो। केवल राजनांदगांव से गिरीश देवांगन को उतारकर कांग्रेस ने लगभग सभी को चौंकाया है। इस लिस्ट में कांग्रेस ने उन सभी विधानसभाओं के नाम शामिल किए हैं जहां या तो विरोध नहीं है या फिर आम कार्यकर्ताओं के बीच अपने उम्मीदवार को लेकर एक आम सहमति बन चुकी है। इस सूची में मुख्यमंत्री, गृह मंत्री समेत कैबिनेट के लगभग सभी मंत्रियों के नाम हैं। वहीं इस पूरी सूची में जो सबसे लो प्रोफाइल प्रत्याशी का नाम है उसे सबसे हाई प्रोफाइल सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। गिरीश देवांगन इस बार डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में होंगे। कांग्रेस की तरफ से यह अब तक का सबसे चौंकाने वाला फैसला बताया जा रहा है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि गिरीश देवांगन के तौर पर कांग्रेस ने इस सीट पर गंभीरता बिल्कुल भी नहीं दिखाई है। शायद कांग्रेस को इस सीट को लेकर ज्यादा भरोसा नहीं है, इसलिए उन्होंने किसी बड़े नाम के बजाय संगठन के नेता को उम्मीदवार बनाकर केवल खानापूर्ति की है। पिछली बार के मुकाबले कांग्रेस ने और भी कमजोर प्रत्याशी देकर राजनांदगांव की इस लड़ाई को एक तरफा 2008 के उम्मीदवार करुणा शुक्ला की बराबरी कर पाएंगे। जितने वोट करुणा शुक्ला ने हासिल किए थे, क्या उतना गिरीश देवांगन भी हासिल कर पाएंगे? बात करें पिछले चुनाव की तो 2018 में भी कांग्रेस इस सीट से हार गई थी, लेकिन हार का अंतर काफी कम था। इस तरह कांग्रेस ने इस सीट पर काफी मेहनत की थी। उम्मीद थी कि बदलाव के लहर के बीच सीएम डॉक्टर रमन सिंह भी चुनाव हार जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उन्होंने कांग्रेस की करुणा शुक्ला, जो भाजपा से ही कांग्रेस में आई थी, को करीब 17,000 वोटों के अंतर से हरा दिया। लेकिन यह एक तरफ से कांग्रेस के लिए जीत के समान ही थी। कांग्रेस उम्मीदवार ने 2018 में इस सीट पर करीब 41% वोट हासिल किए थे, जबकि रमन सिंह को 52% वोट मिले थे। 11% वोटों का अंतर निकटतम चुनाव में पिछले जो था उस कभी नहीं देखा गया। तो क्या गिरीश देवांगन इस अंतर को कम कर पाएंगे या फिर कांग्रेस के लिए भाजपा का अभेद किला बनकर ही रह जाएगा? 2018 के चुनाव में जेसीसी यानी जोगी कांग्रेस प्रत्याशी दीपक यादव को यहां से महज 1% मत ही मिल पाया था। इस तरह तीसरे दल के फैक्टर को पीछे छोड़कर कांग्रेस ने इस सीट पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। जनता कांग्रेस जोगी यहां कांग्रेस का वोट काट पाने में पूरी तरह नाकाम रही थी। दूसरी तरफ डॉक्टर रमन सिंह की घेराबंदी भी तगड़ी थी। 2018 में यहां भाजपा, कांग्रेस और जेसीसी के उम्मीदवारों के अलावा अलग अलग दल और निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या नोटा को मिलाकर 31 थी। 2003 के बाद से कांग्रेस के लिए राजनांदगांव की सीट दूर की कौड़ी ही साबित होती रही है। वहीं जब डॉक्टर रमन सिंह ने बतौर सीएम इस सीट को चुना, तब से कांग्रेस का पतन और बढ़ता गया।
कांग्रेस को 2013 में इस सीट पर 34.30% वोट मिले थे। इसी तरह 2008 में 34.47% वोट मिले थे, लेकिन तब भी दोनों उम्मीदवारों के बीच वोटों का अंतर बेहद मामूली था, जबकि जो विजयी कैंडिडेट थे, विजयी उम्मीदवार उदय मुदलियार को 34,081 वोटों के साथ करीब 38% वोट हासिल हुए थे। दरभा घाटी हत्याकांड के बाद 2013 में हुए इस चुनाव पर पूरा प्रयास था कि राजनांदगांव में भावनात्मक लहर पैदा कर सीएम रमन सिंह को पटकनी दी जाए। इसके लिए कांग्रेस ने रणनीति के तहत इस घटना में जान गंवाने वाले पूर्व और दिग्गज नेता उदय मुदलियार की पत्नी को टिकट दिया। कांग्रेस ने इस नरसंहार के बाद आक्रामक तरीके से प्रचार प्रसार भी किया, लेकिन विपक्ष की यह रणनीति तो पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के आगे पूरी तरह फेल साबित हुई। अलका मुदलियार के तौर पर कांग्रेस को 2013 में ही हार का मुंह देखना पड़ा। अलका मुदलियार को 50,941 वोट के तौर पर 34.30% वोट मिले, जबकि डॉक्टर रमन सिंह 86,789 वोटों के साथ शानदार जीत दर्ज की थी। डॉक्टर रमन सिंह को इस बार भी 58% से ज्यादा वोट हासिल हुए थे। राजनांदगांव विधानसभा सीट का चुनावी इतिहास कांग्रेस से शुरू होता है, लेकिन अब यह सीट भाजपा का अभेद किला बन चुका है। बात करें अविभाजित मध्य प्रदेश में तो 1967 में हुए चुनाव में कांग्रेस के किशोरीलाल शुक्ला विधायक चुने गए थे। 1972 में किशोरीलाल ने इस सीट पर जीत का सिलसिला जारी रखा, लेकिन इमरजेंसी से उपजे सत्ता विरोधी लहर में कांग्रेस यह सीट नहीं बचा पाई। विधानसभा चुनाव 1977 में जनता दल के ठाकुर दरबार सिंह ने किशोरीलाल शुक्ला को हराकर राजनांदगांव विधानसभा सीट पर अपना कब्जा कायम किया। 1980 में फिर किशोरीलाल शुक्ला निर्दलीय चुनाव लड़कर यहां से विधायक बने। साल 1985 की बात करें तो कांग्रेस के बलवीर खानूजा और 1990 में भाजपा के लीलाराम भोजवानी विधायक चुने गए। 1990 में भाजपा ने पहली बार इस सीट पर जीत हासिल की थी, लेकिन उदय मुदलियार के जीत के बाद यह क्रम फिर टूट गया। वहीं 2008 से लगातार डॉक्टर रमन सिंह यहां से जीत रहे हैं। राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक जनसंख्या ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग की है। ओबीसी में भी सबसे ज्यादा साहू, लोधी, यादव और अन्य शामिल हैं। क्षेत्र में जनरल मतदाताओं की संख्या भी बेहतर है। यही वजह है कि राजनीतिक पार्टियों द्वारा ओबीसी फैक्टर को लेकर चुनाव ही लड़ा जाता है। बात करें अगर शहरी क्षेत्र की तो यहाँ भी ज्यादातर मतदाता सामान्य और ओबीसी कैटेगरी से ही आते हैं। यही जो है यहाँ जीत का अंतर तय करते हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी चयन होने के बाद धीरे कह रहे थे कि जिस तरह भगवान राम छत्तीसगढ़ के भांजे हैं, यानी पूरे देश में भांजे कहे जाते हैं, उन्हीं तरह वे राजनांदगांव के भांजे हैं। और फिर उन्होंने इशारों पर मुस्कुराते हुए यह कह दिया कि दशहरा नजदीक है। आज चुनाव चालीसा में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, राम राम, जय जोहार।
खबर के उस सबको पहलू जेखर से तय होते आप मन के दिन हमारे छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार है, चाहे हरेली हो तीजा। प्रदेश के हर वो खबर जेखर से जुड़े है आप मन के भावना। जतका गौठान बनारी से वो सब पहला बारिश में ध्वस्त हो गए, न भूसा है, न पैरा है, न चारा है। हर वो खबर जेखर से जुड़े है आप मन के उम्मीद। में अगर काम अच्छा नहीं हो रहा है, मैं शायद पीछे रहूं, मैं उस विभाग में ना रहूं तो बेहतर काम हो। खबर के वो जम्मो सच जेखर से जुड़े हैं आप मन के एहसास। तो पहले अपने आप को, तो अपने घर को तो संभाल लो। जब किसान बैठे हैं तो उनसे मिलने की, उनसे बात करने की फुर्सत नहीं है। चुनी हुई सरकारों को हटाने के लिए षड्यंत्र रची जा रही है। खबर के आगाज ले अंजाम तक के सफर। मुझे लगता है भाजपा का नैतिक अधिकार नहीं है। क्या भाजपा राम केवल भाजपा के ही है? देखो खबर 36 आपके अपन चैनल न्यूज 36 में। अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। दशहरा कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने दिया बड़ा बयान। कहा 17 नवंबर को भ्रष्टाचार और अत्याचार के रावण का करना है दहन। तो वहीं सीएम भूपेश ने कहा कि किसी व्यक्ति में अगर अहंकार आ जाए तो होता है उसका नाश। साथ ही सीएम ने मतदान में सभी प्रदेशवासियों से की ज्यादा से ज्यादा भाग लेने की अपील। दंतेवाड़ा के बारसूर ब्लॉक अध्यक्ष अमूलकर नाग को कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी छविंद्र कर्मा के खिलाफ चुनाव लड़ना पड़ा महंगा। कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने पर ब्लॉक अध्यक्ष को जिला कांग्रेस कमेटी ने 6 वर्ष के लिए कर दिया है निलंबित। मुंगेली जिले से जिला पंचायत सभापति और कांग्रेस नेत्री अंबालिका साहू ने पार्टी से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी में लिया प्रवेश। उन्होंने भाजपा प्रभारी ओम माथुर से दिल्ली में मुलाकात कर भाजपा की ली सदस्यता। कांग्रेस पार्टी से टिकट नहीं मिलने से नाराज कांग्रेस नेत्री ने थामा बीजेपी का दामन। रायपुर के पीटीआई ग्राउंड में दिखे दो रावण, जिसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जमकर हुई बयानबाजी। दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे पर लगाया आरोप प्रत्यारोप। इन सब के बीच जनता को काफी परेशानियों का करना पड़ा सामना। राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने से लेकर 23 अक्टूबर तक की स्थिति में 30 करोड़ 52 लाख से ज्यादा अवैध धन राशि और वस्तुएं की गई है जब्त, जिसमें 8 करोड़ 13 लाख रुपए की नगद राशि है शामिल। प्रदेश में निगरानी दलों की सघन जांच की कार्रवाई लगातार है जारी। राजधानी के आजाद चौक थाना क्षेत्र में आचार संहिता के बीच बदमाशों ने चाकूबाजी की घटना को दिया अंजाम। आरोपियों ने पुरानी रंजिश को लेकर देर रात घर में घुसकर चाकू से हमला कर 2 महिला समेत 4 लोगों को किया घायल। वहीं पुलिस ने आरोपियों को कर लिया है गिरफ्तार। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के मानपुर औंधी मुख्य मार्ग में नक्सलियों ने बैनर टांग कर चुनाव बहिष्कार का किया ऐलान। लगातार दूसरे दिन नक्सली बैनर पर्चे मिलने से इलाके में दहशत का है माहौल। बता दें कि बीजेपी नेता बिरजू तारम की हत्या के बाद से लगातार मिल रहे हैं नक्सली पर्चे। सूरजपुर बनारस मुख्य मार्ग पर बस और बाइक की हुई जबरदस्त टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही हुई दर्दनाक मौत। मृतकों की अभी तक नहीं हो पाई है शिनाख्त। भटगांव थाना क्षेत्र की है घटना। फिलहाल मामले की जांच में जुटी है पुलिस। लोरमी विधानसभा में सियासी घमासान हुआ शुरू। जोगी कांग्रेस ने 2 लोगों को जारी किया है बी फार्म। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि कौन होगा पार्टी का प्रत्याशी। दोनों ने ही पार्टी से टिकट मिलने का किया है दावा। अब मनीष त्रिपाठी और सागर सिंह बैस के बीच फंसा हुआ है पेंच। हालांकि जेसीसीजे ने अभी तक अधिकृत प्रत्याशियों की सूची नहीं की है जारी। रायपुर धरसींवा से भाजपा के पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी से चल रहे हैं नाराज। उन्होंने धरसींवा या रायपुर उत्तर से चुनाव लड़ने का बनाया था मन। भाजपा से नाराजगी के चलते अपने सोशल मीडिया से उन्होंने हटाया बीजेपी पदनाम। भाजपा ने बची हुई 4 सीटों बेमेतरा, कसडोल, अंबिकापुर और बेलतरा से अपने उम्मीदवारों की कर दी है घोषणा। चारों सीटों पर नए चेहरे को दिया गया है मौका। बेलतरा से भाजपा ने विधायक रजनीश सिंह का टिकट काटकर सुशांत शुक्ला को मैदान में उतारा है। वहीं अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल, कसडोल से धनीराम धीवर और बेमेतरा से दीपेश साहू को बनाया गया है उम्मीदवार।
नारायणपुर जिले के कच्चापाल गांव में बीते 1 साल से धरने पर बैठे हुए हैं सैकड़ों ग्रामीणों ने पूर्णतः चुनाव का किया है बहिष्कार। अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं 55 से अधिक गांव के ग्रामीण। वहीं ग्रामीण सरकार पर अनदेखी का लगा रहे हैं आरोप और पूर्ण रूप से मतदान नहीं करने की कह रहे हैं बात। बिलासपुर में डीजे पर प्रतिबंध लगाने के बाद संचालकों ने देवी प्रतिमा विसर्जन की झांकी में डीजे बजाने से कर दिया है इनकार, जिससे नाराज दुर्गोत्सव समिति के पदाधिकारी और सदस्यों ने सिटी कोतवाली थाने का किया घेराव। अब डीजे बजाने की छूट नहीं मिली तो लोकल वाद्य यंत्र, ढोल ताशा और बैंड पर झांकी निकालने का लिया गया है निर्णय। बिलासपुर सिम्स की बदहाली और अव्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट में दशहरा पर्व पर छुट्टी के दिन भी हुई सुनवाई। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने कलेक्टर की रिपोर्ट और तस्वीरों को देखकर जताई नाराजगी। अधीक्षक डॉक्टर नीरज सेंडे की हुई छुट्टी। सिम्स का निरीक्षण करने के बाद कोर्ट कमिश्नर हाईकोर्ट में देंगे रिपोर्ट। कोरबा जिले में युवक युवती की लाश मिलने से फैली सनसनी। हसदेव नदी में मछली पकड़ने के लिए फेंके गए जाल में युवती की लाश फंसने से मछुआरे के उड़े होश। कोरबी पुलिस चौकी क्षेत्र के 4 पारा सिलसिला हुआ शुरू। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक तापमान में गिरावट का है आसार। तिल्दा में 13.7 डिग्री सेल्सियस, रायपुर में 19.3, बिलासपुर में 18.6, पेंड्रा में 15.4। इसके अलावा राजनांदगांव में 17 डिग्री सेल्सियस तापमान की गई है दर्ज। ब्रेक लेने का तो देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज। छत्तीसगढ़ के फिजाओं में ठंडक बढ़ने के साथ साथ चुनावी सरगर्मी धीरे धीरे परवान चढ़ रही है। दोनों मुख्य दल यानी भाजपा और कांग्रेस ने लगभग सभी जगहों से अपने उम्मीदवार के नामों की घोषणा कर दी है। इस रणभूमि यानी हर एक विधानसभा सीट की हम पड़ताल कर जानने की कोशिश करेंगे उम्मीदवारों का लेखा जोखा। अब की बार हम पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष स्वर्गीय मनोज भानुप्रतापपुर के बारे में बात करेंगे। फिलहाल जिसका प्रतिनिधित्व अब उनकी पत्नी यानी सावित्री मंडावी कर रही है। तो आइए देखते हैं नेताजी का लेखा जोखा। भानुप्रतापपुर विधानसभा को सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। काकती वंश के राजा भानु प्रताप देव के नाम से अपनी पहचान रखने वाला भानुप्रतापपुर जंगलों से घिरा हुआ इलाका है। यहाँ रहने वाले आदिवासी यहाँ प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली वन संपदा पर ही गुजर बसर करते हैं। भानुप्रतापपुर विधानसभा में कुल मतदाताओं की संख्या पर अगर नजर डालें तो यहाँ लगभग 1,97,535 मतदाता हैं, जिसमें एक तृतीय लिंग भी शामिल है। महिला मतदाताओं की संख्या 1,04,91 है, वहीं पुरुष मतदाताओं की संख्या 95,186 है। जातिगत समीकरण की बात करें तो अनुसूचित जाति 55, अनुसूचित जनजाति 55% है तो पिछड़ा वर्ग 30%, अन्य की संख्या लगभग 15% के आसपास है। 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से मनोज मंडावी को 72,520 वोट मिले थे। वहीं बीजेपी के प्रत्याशी देवलाल दुग्गा को 45,827 वोट प्राप्त हुए थे। कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज मंडावी ने 26,693 वोटों से पछाड़ते हुए जीत हासिल की थी। 2022 में मनोज मंडावी की हार्ट अटैक से मौत के बाद हुए उपचुनाव में कांग्रेसी प्रत्याशी के तौर पर मनोज मंडावी की पत्नी यानी सावित्री मंडावी ने 65,479 मत हासिल किए थे। वहीं बीजेपी के ब्रह्मानंद नेताम को 44,303 मत मिले थे। इस तरह सावित्री मंडावी ने 21,171 वोटों से जीत हासिल की थी। भानुप्रतापपुर को जिला बनाए जाने की मांग सालों से चलती आ रही है। इस विधानसभा क्षेत्र में प्रतिदिन हजारों टन लौह अयस्क निकलता है, जिसे लेकर चलने वाले भारी वाहनों के चपेट में आने से आए दिन मासूमों की मौत होते रहती है, जिसे लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है।
विधानसभा क्षेत्र में रहवासियों की सबसे प्रमुख मांग जिला बनाने की ही रही है, जो पिछले विधानसभा यानी 2018 में भी काफी गूंजी थी। इसके बाद उपचुनाव 2022 में भी यह मुद्दा काफी गरमाया था। आने वाले चुनाव में भी यह मांग जोर शोर से उठने की बात मतदाता करते हैं। यह मांग शहरी मतदाताओं के बीच अभी सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली लोगों के लिए परेशानी का सबब है। सबसे ज्यादा परेशानी ग्रामीणों की है, जिन्हें स्वास्थ्य सुविधा के लिए 10 से 15 किलोमीटर दूर भानु प्रतापपुर आना जाना पड़ता है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की भी समस्या देखी गई है। खेत के लिए सिंचाई सुविधा नहीं होने से किसान भगवान भरोसे रहते हैं। इसके अलावा जल जीवन मिशन का भी काम नहीं होने की वजह से लोगों को सहज पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। पानी के लिए लोगों को मशक्कत करनी पड़ रही है। कुल मिलाकर मूलभूत सुविधाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, अच्छी पक्की सड़कें मुद्दा तो है ही, जिला बनाने का मुद्दा भी 2030 के चुनाव में जरूर गूंजेगा। भानु प्रताप सीट से मनोज मंडावी की पत्नी सावित्री मंडावी को कांग्रेस ने इस बार फिर से मैदान में उतारा है। उधर बीजेपी ने गौतम उइके पर दांव लगाई है। लोगों का कहना है कि मनोज मंडावी ऊपर आमजन की जो सिंपैथी है अभी भी कायम है और 2023 के परिणाम भी उपचुनाव के जैसे ही आने वाला है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो सावित्री मंडावी के लिए यह अच्छी खबर है। यानी कांग्रेस को फिलहाल भानु प्रतापपुर से कोई नुकसान होता नहीं दिख रहा है। कांग्रेस की यह सीट जस की तस बने रहने की संभावना है। तो ये तो था भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट का लेखा जोखा। अभी समय होता है आपसे विदा लेने का। आने वाले अंक में किसी नए विधानसभा को लेकर हम आपके सामने फिर से रूबरू होंगे। तब तक मुझे यानी नवीन को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय जोहार, राम राम। खबर के उस सब को पहलू जेखर से तय उठे आप मन के दिन हमारे छत्तीसगढ़ के 30 त्योहार है, चाहे हरेली हो, तीजा। प्रदेश के हर वो खबर जेखर से जुड़े है आप मन के भावना। जतका गौठान बनारी से वो सब पहला बारिश में ध्वस्त हो गए। न भूसा है, न पैरा है, न चारा है। हर वो खबर जेखर से जुड़े है आप मन के उम्मीद। में अगर काम अच्छा नहीं हो रहा है, मैं शायद पीछे रहूं, मैं उस विभाग में ना रहूं तो बेहतर काम हो। खबर के वो जम्मो सच जेखर से जुड़े हैं आप मन के एहसास। तो पहले अपने आप को तो अपने घर को तो संभाल लो। जब किसान बैठे हैं तो उनसे मिलने की, उनसे बात करने की फुर्सत नहीं है। चुनी हुई सरकारों को हटाने के लिए षड्यंत्र रची जा रही है। खबर के आगाज ले अंजाम तक के सफर। मुझे लगता है भाजपा का नैतिक अधिकार नहीं है। क्या भाजपा राम केवल भाजपा के ही है? देखो खबर 36 आपके अपन चैनल न्यूज़ 36 में।